हेलो। हाँ जी, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा आज, सारा कुछ होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। ओके, क्लास 10th ये पहला वीडियो पूरा फुल कंप्लीट होगा, जो भी 2.5-3 घंटे का बनेगा। इसके बाद ऐसे ही वीडियो सारे मिलेंगे। ओके, इसके बाद मैथ का। ओके, तो ज़रा देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, हेडिंग जो हमारा क्वेश्चंस के बेस पे आता है। तो क्या बताएंगे, अपक्रिया किसे कहता है। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन अपना बनेगा वो क्या बनेगा, अपक्रिया। ओके, रिएक्शन किसे कहता है। तो क्या बताओगे, वह क्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणधर्म, क्या क्या, संगठन, संरचना और गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। क्या बताया गया, वह क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणधर्म, वह क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों में परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है, अपक्रिया कहलाती है। ओके, फिर इसके बाद में आता है कि अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। ओके, तो प्रकार के अगर जाने तो हम लोग क्या बताएंगे, अपक्रियाओं के प्रकार, यहाँ पे हेडिंग है। ओके, तो उसमें से एक तरफ क्या है, नाभिकीय अपक्रिया और एक तरफ रासायनिक अपक्रिया। तो अगर अपक्रियाओं के प्रकार की बात की जाए, किसके, अपक्रिया के प्रकार की, जरा देखिए यहाँ पे लगते हैं अपक्रिया के प्रकार। ओके, तो अपक्रिया के प्रकार, ये हेडिंग डालना है ना। अपक्रिया के प्रकार में जो सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा वो क्या रहेगा, एक होता है नाभिकीय अपक्रिया। क्या होता है, नाभिकीय अपक्रिया। और दूसरा क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया। सेकेंड वन होता है रासायनिक अपक्रिया। ओके, तो इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे और सबसे पहली वाली में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें बताएंगे ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिक भाग लेते हैं। ओके, अगर परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो ये अपक्रियाएं कौन सी होती है, नाभिकीय अपक्रियाएं होती हैं। जैसे कि 1s2 प्लस 1s3, मतलब प्रोटियम ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है प्रोटियम, ये क्या होता है, ड्यूटीरियम। ओके, प्रोटियम और ड्यूटेरियम को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, 2 हीलियम 4, मतलब अल्फा पार्टिकल्स बन जाते हैं, राइट। और प्लस 0 and 1, ओके, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके बाद आती है, जैसे सेकेंड नंबर पे क्या लिखोगे, रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या लिखोगे, जरा देखिए, यहाँ पे एरो कर देते हैं। ओके, इधर लिखते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में लिखेंगे वह अपक्रिया जिनमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
भाग लेते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसके लिए आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, ज़रा देखिए। इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे कोई अच्छा सा मजाक। कोई अच्छा सा अगर लिखने की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हम देख लीजिएगा, किसकी, देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, जिंक की H2SO4 से जब रिएक्शन कराते हैं, ये जिंक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? ये है जिंक ऑक्साइड। ओके, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्या बताया, जब जिंक ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला टर्म यहाँ पे, मतलब कहने का है इस टाइप से रब कर देते हैं एक बार। देखो ये जिंक वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे आ जाता है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा तो H2O बनाएगा, जिंक वाला वहाँ जाएगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4। ओके, तो इस टाइप से तो ये हो गया। तो क्या बताया, नाभिकीय अपक्रिया में नाभिक भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ओके, अब आता है इसमें कि इन दोनों में अंतर को समझाइए। ओके, तो इन दोनों में अगर अंतर की बात करता है ना, तो जरा हम लोग बात कर लेते हैं अंतर को समझाने की। देखिए क्या है कि इन दोनों में अंतर को समझाइए, तो क्या बताएंगे, जो अंतर है आपके, ये एरो लाइन पड़ी हुई है ना, इसके बाद में ये हेडिंग है, एक तरफ आपने नाभिकीय अपक्रिया डाला, एक तरफ रासायनिक अपक्रिया डाला, है ना। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा वो क्या लिखा, इनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, और इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इनमें परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें जो सेकेंड पॉइंट लिखोगे, एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाती है, मतलब एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रहता है। तीसरा पॉइंट, परमाणु के संगठन संरचना गुणों में परिवर्तन होता है, सच है, इसमें भी सेम होता है। तो रिएक्शन आपकी वही रही जो पहले लिखी थी। याद रखना, नोट टाइप पे आपको लिखना है, क्या लिखना है कि अणु व परमाणु ये दोनों पदार्थ ही होते हैं। अणु और जो परमाणु हैं ये दोनों क्या होते हैं, पदार्थ ही होते हैं। ओके, इसके बाद आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो आगे क्या करेंगे, जैसे रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, है ना, रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, तो क्या बताएंगे, जब अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। किसकी ऊर्जा, अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है, तो स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। तो जैसे कि लिख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं। ओके, तो ज़रा देखिए, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, क्यों होती है। ओके, तो इसमें क्या बताएंगे, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन आपकी हमेशा ए से भी होती है, कुछ ना कुछ बनता है, ये जो होता है ये आपका अभिकारक होता है ना, ये क्या होता है, उत्पाद होता है ना। जब अभिकारक की ऊर्जा, जब अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से
उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब अधिक होती है, अधिक होती है, तब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। ओके, तो इसे आप लोग सही से कर लीजिएगा। तो क्या समझ में आया, जब अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज़्यादा होती है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर इसके बाद आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहता है। ओके, क्या आता है, रासायनिक समीकरण किसे कहता है। ओके, ये हेडिंग है। क्या बताओगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसके विवरण को, जैसे ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसके विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यही समीकरण क्या कहलाता है, शब्द रूप। इसी समीकरण को क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण भी कहा जाता है। ओके, लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा सेकेंड नंबर पेज पे देखिएगा। सेकेंड नंबर पे अगर देखें तो क्या बताएंगे, इससे पहले पेज को लार्ज करते हैं। बढ़ाओ, बढ़ा लो साइज को। ओके, है ना, बढ़ तो गया है, यहाँ पे रखते हैं। जरा बताइए, पहला क्या है, पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखना। ओके, तो अगर रासायनिक समीकरण लिखना या पूछ दिया जाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या कैसे लिखते हैं, तो क्या बताओ कि शब्दों के स्थान पर जब सूत्रों का प्रयोग किया जाए, किस जगह पे, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ओके, ये लिखा है। जैसे कि अब शब्द क्या था आपका, शब्द ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यही तो बनाता है। अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो इसे किस टाइप में लिखना है, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। अब लगाना क्या है, एरो लगा। ओके, फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, 2MgO या असंतुलित रखो, ऐसे रखो, ठीक है, MgO। जैसे कि अब इसमें क्या बताया हमने कि शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करें, अधिक छोटा रूप लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये जो समीकरण है ना, इसी समीकरण को ढांचा समीकरण भी कहा जाता है। कौन सा, ढांचा समीकरण। ओके, इसी को असंतुलित भी कहा जाता है। असंतुलित समीकरण मतलब ये असंतुलित है तो असंतुलित कहा जाएगा, है ना। और याद रखना, नोट डाल के लिख लेना, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। ओके, भी कहा जाता है। ओके, फिर इसके बाद में आता है संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे नहीं, है ना। चलो,
देखिए अब बात आएगी असंतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, तो जरा देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, या फिर पहले इससे पहले है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें जब दोनों ओर तत्वों की संख्या समान हो जाती है। क्या बताओगे, मतलब ऐसा समीकरण संतुलित दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मतलब जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की कराई थी हम लोगों ने रिएक्शन, किसकी किसकी थी, मैग्नीशियम की प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन थी। क्या बना था, MgO। जरा वो देखिए यहाँ पे 2 हैं तो 2 का गुणा, अब Mg यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा, राइट। तो ये क्या है, ये आपका संतुलित समीकरण है, मतलब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है। चलिए अब बात कर लेते हैं संतुलित या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण हो तो उसे संतुलित कैसे करेंगे, तो जरा देखिए, देख लेते हैं कैसे संतुलित करेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को। ओके, चलिए करते हैं। क्या बताएंगे, सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्व को संतुलित करेंगे। मतलब कभी भी अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अधिकतम संख्या वाले तत्व को संतुलित करेंगे। तो जरा रिएक्शन देखिए, पहली क्या है, Mg प्लस O2 एरो MgO। जरा बताओ मैक्सिमम में क्या है, यहाँ पे अधिकतम में जो है, अधिकतम में अगर देखा जाए तो आपका क्या है, O। क्या है, अधिकतम में O है, तो O को संतुलित करें, O में 2 है तो 2 का क्या कर दो, गुणा। चलो करो, Mg प्लस O2 एरो 2MgO। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, अदर तत्वों को संतुलित करते हैं। अदर एलिमेंट में कौन सा है, अदर में है मैग्नीशियम Mg। Mg है, Mg कितना है 2, तो क्या करोगे 2 का गुणा, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। क्या हुआ, ये संतुलित हो गया, राइट। अगर हो गया तो लिख लीजिएगा, इसके बाद दूसरी कर लेते हैं। तो ज़रा सेकेंड नंबर देख लीजिएगा इसी का, है ना। अब सेकेंड नंबर अगर देखना है, सेकेंड में क्या है, PbNO3। PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें सबसे अधिक जो दर होते हैं ये कितने हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6 है, O कितने हैं 6 हैं इधर, है ना। अगर O 6 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2 2 4, कितने कम है 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, हो गए 6 बराबर 6। इसके बाद किसको संतुलित करते हैं, दूसरे को। अब जरा दूसरा कौन सा है, ये Pb कितना हो गया 2। अगर Pb 2 हो गया तो Pb में कितने गुणा करोगे, 2 का, कितने का 2 का, तो Pb में कितना कर दिया 2 का। अब जरा देखो Pb कितना हो गया 2, अब N देखना, N कितना है 2 दूनी 4, 2 ये और 2 ये, है ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे N का कितना करेंगे 4, तो मतलब फाइनल बनेगी क्या 2PbNO3 का होल ट्वाइस एरो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, राइट। ये फाइनल होगी, लिख लीजिएगा। इसके बाद करते हैं चौथी, फोर्थ नंबर। ओके, हटा दें, ओके हटाते हैं। ओके, अब जरा फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, फेरस की जब जल से रिएक्शन कराते हैं तो Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ओके, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा है उसे संतुलित करना है।
तो सबसे ज़्यादा कौन है? देखो फेरस, इधर 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 फेरस देख लो, फेरस कितना है 3, तो इधर 3 का गुणा करो। अब 3 का जब हो गया फिर कितने करोगे जरा देख लेते हैं। Fe3O4 प्लस H2। अब जरा बताओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 नहीं था, सबसे ज़्यादा ये था 4। कितना था? 4। तो यहाँ पे 4 का गुणा करना था, तो यहाँ पे 4 का कर दिए। ओके, Fe3 हो गया, O4 हो गया, बचा क्या है? हाइड्रोजन H2। अब जरा बताओ H2 यहाँ पे कितना है? 4 दूनी 8, यहाँ है कितना? 2। तो यहाँ पे कितना? आगे अगर बात की जाए तो आगे हम लोग बात क्या कर रहे थे? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ओके, तो इसमें रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में जो सबसे पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो क्या होगी? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। ओके, एडिशन रिएक्शन जिससे बोलते हैं, कौन सी? एडिशन रिएक्शन। ओके, तो एडिशन रिएक्शन में क्या पढ़ोगे कि इनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब ये अपक्रियाएं कैसी होती हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब इनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी जल से रिएक्शन कराते हैं H2O से। अब याद रखिएगा H2O को हम HOH लिखते हैं आयन के फॉर्म में। ओके, रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए। जब रिएक्शन कराते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस में। ओके, तो ये क्या होता है? एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा CaOH कितने हैं? 2 हैं, है ना? तो CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या बताएंगे? जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरीके से कोयले का जब दहन करते हैं, मतलब कोयलों को जलाते हैं, तो क्या बनता है? CO2 बनता है। इसी तरीके से जब H2 की O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। अगर बैलेंसी की देखा जाए तो 1/2 का गुणा कर देते हैं। इसी तरीके से सल्फर की जब O2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? SO2 बनता है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की या CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो COCl2 बनता है। ये क्या है यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे कराई आपने रिएक्शन? क्लोरीन से। बना क्या? कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, कार्बोनिल क्लोराइड, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब विस्थापन अपक्रिया भी बोल सकते हैं इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर बात की जाए विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की तो इसमें क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे इन अपक्रिया में एक स्पीसीज परमाणु, समूह, अणु या आयन, परमाणु या परमाणु समूह या अणु या आयन, क्या बताया? परमाणु, परमाणु, परमाणु समूह, अणु या आयन। मतलब इन अपक्रिया में एक स्पीसीज का परमाणु, समूह, आयन कुछ भी अपना स्थान क्या कर देता है? छोड़ देता है। मतलब ऐसी अपक्रिया जिनमें एक स्पीसीज अपना स्थान छोड़ देता है तथा उसके स्थान पर दूसरी स्पीसीज आ जाती है। एक स्थान छोड़ता है और दूसरे स्थान पर दूसरी आ जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या बताएंगे? जैसे कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन आप फेरस से कराइए, रिएक्ट होगा, ये प्लस है, ये माइनस है ना? तो ये क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा जरा देखिए, ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu, है ना? अगर नेमी की बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट।
रिएक्शन किससे कराई आपने? आयरन से, है ना। ये बना क्या? फेरस सल्फेट। ओके। इसी तरीके से दूसरा, जब मीथेन की कराते हैं CH4 की, क्लोरीन Cl2 है, इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं CH4Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस टाइप से। ओके। तो क्या बनाएगा? एक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कहने का है इस तरीके से ना, इस तरीके से। जरा देखो, CH4 को भी किसी टाइप से लिखते हैं। CH4 को हम लिख सकते हैं CH3 और H, Cl2 को Cl और Cl, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। चलो, क्या बना? CH3Cl प्लस HCl। ओके। तो ये कौन सा है? ये आपका मेथेन है। रिएक्शन किससे कराई? आपने क्लोरीन से कराई है। ओके। ये क्या बना है? ये बना है मीथिल क्लोराइड। CH3H है, CH4 था, राइट। ये क्या बना? मेथिल क्लोराइड। ओके, याद रखिएगा। अब इसी तरीके से एथिल अगर ब्रोमाइड की रिएक्शन करा दी जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, किसकी? एथिल ब्रोमाइड की, CH2H5Br की NaOH से रिएक्शन करानी है। बनेगा क्या, ये बताना है। जरा बताइए। ये माइनस का है, ये माइनस का है, अरे प्लस कर दो, करेक्ट। और ये यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5OH प्लस NaBr। क्या बना? ये था आपका एथिल ब्रोमाइड। क्या था? एथिल ब्रोमाइड। ये क्या था? ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था? एथिल एल्कोहल बना था, एल्कोहल। ये क्या है? सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, राइट। याद रहेगा? तो इतना लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट में अपना आता है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहता है। ओके। तो क्या बताएंगे? ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जो केवल और केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, कौन सी कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। तो पहले तो अंडरलाइन करेंगे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? आंसर में लिखना चाहो तो लिख लो, जो कुछ चाहो लिख लो। ये अपक्रियाएं केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, या ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण जरा देख लेते हैं। उदाहरण सही से देखेंगे थोड़ा, तो क्या बना है? KClO3 एरो KCl प्लस O2। बैलेंसी की अगर बात की जाए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 3 का करो, यहाँ पे 2 का कर दो, यहाँ पर 2 का कर दो। बैलेंस। नेमिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एलिमेंट के नाम या कंपाउंड के नाम देखो, तो ये पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगला एग्जाम्पल अपना क्या बताएंगे? बेरियम क्लोराइड है, इसकी अगर सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? जरा देखिए। ये आपका एक टर्म प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। तो देखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करना है भाई? सीधी सी बात है, इंटरचेंज तो करेगा है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला प्लस की जगह ले आओ, ये यहाँ पे ले आओ,
ये यहाँ पे ले जाओ, क्या बना BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस Na कितने हैं 2 Cl भी 2 प्लस 2 NaCl। कौन सी अपक्रिया ये है? अनुत्क्रमणीय। ओके, इसे नाम क्या देंगे? बेरियम क्लोराइड। क्या इसका नाम है? बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड की किससे कराते हैं? सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट से। ओके, तो क्या बनता है? बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, राइट। फिर इसके बाद में एक और आता है कि अगर सोडियम की वाटर से रिएक्शन कराई जाए, एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर HOH होता है, रिएक्शन कराओगे क्या बनाएगा? ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, मतलब बनाएगा NaOH प्लस H। अब यह सिंपल तो जाएगा ना, H2 के फॉर्म में जाएगा, तो 1/2 का भाग कर देंगे। ओके, ये उड़ जाएगी हाइड्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट अगर और एक एग्जांपल देखा जाए तो अपना एक और एग्जांपल देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं, एरो ये प्लस है और ये प्लस है, एक दूसरे का जो पोजीशन है वो चेंजमेंट होगी, मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो कर दो क्या बनाएगा? Ag अगर Na पे आएगा तो क्या हो जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। तो बताओ ये कौन सा क्लोराइड था? ये था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। ये सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम लोग करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया को। ओके, जल्दी से लिखिए। करिएगा जल्दी। क्या करना है अब आगे? आगे करना है उत्क्रमणीय अपक्रिया को, राइट। तो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। कैसी? दोनों दिशाओं में चलती हैं। कैसी अपक्रिया कहलाती है? उत्क्रमणीय अपक्रियाएं, या ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये रब करते हैं, उसके फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में बात क्या करेंगे? जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना, याद रखना इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बनाएगा? ये ज़रा देख लीजिएगा, ये बनाता है CaO प्लस CO2। ऐसे ही अगर एक और रिएक्शन देखी जाए तो अपन लोग एक और रिएक्शन देखेंगे, क्या? PCl5 को। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल दोनों तरफ होती है, मतलब PCl3 प्लस Cl2। ऐसे ही H2 और I2 का अगर कराया जाए तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ऐसे ही N2 और 3H2 का कराता है तो क्या बनाता है? 2NH3 बनाता है, मतलब ये अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। याद रहेगा, किसको किसको मिलाया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस अनुपात में मिलाया? 1:3 के अनुपात में मिलाने पर कौन सा बन रहा है? अमोनिया, याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन। ओके, ये क्या है? आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड।
ऐसे ही ये क्या है, ये है फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, क्लोरीन गैस है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेमिंग जरूर करिएगा, याद रखिएगा। ये क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और क्या बना यहाँ पे, और बना मजाक, क्या बना, मजाक। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करता है। ये लिख लीजिएगा, फिर आगे आते हैं अपघटन अपक्रिया पे हम लोग। ओके, नेक्स्ट आता है अपघटन अपक्रिया। हटा दें इसे। ओके, देखिए नेक्स्ट अपना क्या बात आएगी, अपघटन अपक्रिया किससे कहता है। ओके, अपघटन अपक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बताएंगे, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। मतलब वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, क्या कहलाती है, अपघटन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका 2KClO3 जब गर्म किया, क्या बना, 2KCl प्लस 3O2। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या था, वाटर का जब हमने रिएक्शन कराया या विद्युत अपघटन कराया, क्या कराया, विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन कराया तो क्या बना, 2H2 प्लस O2, है ना। अब ये दो प्रकार की होती हैं अपघटन अपक्रियाएं। नोट नंबर 1 क्या है, ए नंबर होता है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, और बी नंबर क्या होता है, विद्युत अपघटन। अब ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या बताओगे, ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा देकर एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है या ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। और ऐसी अपक्रियाएं जिसमें विद्युत अपघटन के पश्चात एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है तो वो विद्युत अपघटन कहलाती है। अगर दोनों के एग्जाम्पल्स की बात की जाए, या लिख लेते हैं, पहले थ्योरी लिख लेते हैं दोनों की, है ना, फिर इसके बाद एग्जाम्पल कर लेंगे। ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा एक अणु दो या दो से अधिक, दो या लिखा नहीं यार, कैसे लड़का हो, ओके, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है,
सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, या वो अपक्रिया ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अगर कहलाती है तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल आपका ये रहेगा 2KClO3 एरो ऊष्मा दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। ओके, क्या बना 2KCl + 3O2 लिख लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालिए विद्युत अपघटन। और जब विद्युत अपघटन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसी अपक्रिया जिनमें विद्युत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, सेम है। अब ये वाली लिख रहे हैं, अभी ये वाली थी, राइट। जब ऊष्मा के द्वारा दिया तब ये लिख चुके हैं। विद्युत के द्वारा एक अणु 2 या उससे अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है। कौन सी, ये विद्युत अपघटन कहलाती है। ये हटा के यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत अपघटन। ओके, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे विद्युत अपघटन का वाटर वाला। कौन सा टर वाला, वाटर वाला। ओहो, वाटर का देखिए क्या लिखोगे, 2H2O एरो विद्युत अपघटन क्या बनाएगा, 2H2 + O2। ओके, लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े, करिए। हो गया, आगे देखिए। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट इज वेरी नेक्स्ट। ओके, अगले में क्या आता है, वियोजन अपक्रिया आ जाती है। कौन सी आती है अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया कैसे कहता है। ओके, तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया में बताएंगे वह उत्क्रमणीय क्रिया जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। लेकिन याद रखना ये वियोजन के थ्रू होता है। अपघटन में अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, वियोजन अपक्रिया में उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ओके, ये याद रखना। तो वियोजन अपक्रिया डालेंगे, कौन सी, वियोजन, है ना, वियोजन अपक्रिया। अब एरो कर करके लिखते चलेंगे। जो वियोजन अपक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है ना। कैसी अपक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। और इसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। सरल अणुओं में टूटता है। ओके, तो क्या समझ में आया, वियोजन अगर अपक्रिया है तो उत्क्रमणीय होगी, मतलब वो है उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जरा देख लो यार। अब जब एग्जाम्पल की बात की गई है तो एग्जाम्पल अपने वही रहेंगे। PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या बनाएगा, PCl3 + Cl2। ऐसे ही NH4Cl क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH3 + HCl। ऐसे ही 2HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनाएगा, H2 + I2। ओके, तो क्या हो गई, वियोजन अपक्रिया हो गई। ओके, फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं।
इसे रब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पे द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अपक्रिया। तो अगर द्विविस्थापन की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाए, कौन सी है? द्विविस्थापन। ओके, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, या इसे बोलते हैं उभय अपघटन। क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अपक्रिया। ओके, तो क्या लिख बोलोगे? इस अपक्रिया में या ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl हो गया, AgNO3 हो गया। जब आप रिएक्शन करोगे तो जरा देख लीजिएगा, आयनों की अदला बदली, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। मतलब क्या बनाया? ये बनाया NaNO3 प्लस AgCl। आयन चेंज हो गए, इसका वाला आयन यहाँ आ गया, इसका यहाँ पे आ गया। दूसरी देखिए, दूसरी अगर देखें CH3COOH प्लस NaOH। अब जरा देखिए, अगर इसमें चेंज करने की बात करें तो इसमें भी आयन एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए, ये माइनस होता है, ये प्लस, ये प्लस, है ना, हाइड्रोजन प्लस होते हैं। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। चलो बनाओ, क्या बना? CH3COO Na प्लस OH क्या बनाएगा? H2O। कुछ समझ में आया? ओके, फिर इसके बाद में आता है, अगर नेमिंग की बात की जाए तो नेम हमने कहा जरूर लिखिएगा, तो नेम भी लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये कौन सा क्लोराइड है? ये आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा नाइट्रेट है? सिल्वर नाइट्रेट। जब रिएक्शन कराई तो क्या बना? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसमें सिल्वर क्लोराइड ऐसे ही लिखते चलिएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग करते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि कोई भी है, रिएक्शन के टाइम एनर्जी निकले, C+O2 CO2 प्लस एनर्जी, क्या बताया? रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी निकले, H2 प्लस O2, एरो क्या बना? 2H2O, है ना, प्लस क्या निकली? एनर्जी। या क्या बोल सकते हो? C+O2 एरो CO2। अगर याद है तो करेक्ट लिख दो, 94 किलो कैलोरी। अगर याद है तो करेक्ट लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो, एनर्जी लिख दो वहाँ पे। ओके, प्लस 136.8 किलो कैलोरी। तो क्या समझ में आया? ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर उत्सर्जित होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब बात आती है ऊष्मा शोषी की, तो बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी होती है। पहले तो ये रब कर लेते हैं, चलिए रब करते हैं। ओके, अब जब रब करेंगे तो जरा इसमें देख भी लेंगे थोड़ा सा, तो जरा देखिए, कौन सी रिएक्शन है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। कैसी होती है? अवशोषित। अगर ऊष्मा अवशोषित हो तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। जैसे पहले एनर्जी लग जाए,
एनर्जी दी, तब ब्रेक हुआ PCl3 प्लस Cl2, है ना। जैसे N2 है, O2 है, एनर्जी 2, तब बनाएगा 2NO, राइट। तो क्या समझ में आया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होती है, तो जरा देखिए, हटा देते हैं, पहले बात कर लेंगे ऑक्सीकरण क्रिया कौन सी होती है, फिर पढ़ लेंगे अपचयन कौन सी होती है, फिर पढ़ लेंगे पूरा, है ना। तो जरा देखिएगा, चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर हो रहा है तो ऑक्सीकरण है, या तो फिर O2 ऐड हो रहा है, एडिशन मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का H2 क्या हो, निकले, H2 का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ओके, अब अपचयन पे अगर बात करें, अपचयन क्या होगा, अगर यहाँ लॉस है तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़े, या फिर या फिर या फिर क्या हो जाए, H2 ऐड हो जाए, क्या हो जाए, H2 का या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, और O2 क्या हो, निकल जाए, निकलना हो जाए, है ना। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन निकलती है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। अगर अपचयन का बोला जाए तो क्या बोलोगे, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इनमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। ओके, और जहाँ ये दोनों प्रक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं वहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है। चलो, बात क्या हुई, हमने क्या बात की थी, अपचयन की और ऑक्सीकरण की, ये तो की थी। तो रेडॉक्स की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन का जोड़ना मतलब 2CuO प्लस H2, एरो क्या है, Cu प्लस H2O, है ना। जैसे ZnO प्लस C, एरो क्या है, Zn प्लस CO। ओके, तो ये अपचयन अपक्रिया है, कौन सी है, अपचयन है। ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, मतलब किसी अणु से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो किसी अणु से क्या, आप लोग देख रहा होगा कौन सा अणु है जिससे अलग हो रहा है, यहाँ पर आपका O जो है अलग हो रहा है, इसके साथ आ रहा है, अलग हो रहा, यहाँ से भी O अलग होके यहाँ आ रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये अपक्रिया हो गई अपचयन। कौन सी हो गई, अपचयन। जहाँ ये दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं वहाँ ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अब जरा बताना, एज अगर बात कर ली जाए तो CuO प्लस H2 रिएक्शन जो हमने की थी Cu प्लस H2O, इसमें जरा ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ये रिडक्शन कर रहा है, मतलब ये अपचयन की तरह हो गया। ओके, और ऑक्सीजन क्या हो, अगर जुड़ जाए, अगर क्या हो जाए, जुड़ जाए तो अब ऑक्सीकरण, तो इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। और हमने बताया था किसी रिएक्शन में अगर ये दोनों एक साथ हों, मतलब ऑक्सीजन जुड़े, एक एलिमेंट से जुड़े और एक से निकले, या एक से निकले और वहीं पे कहीं किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हो जाएंगे। और जहाँ ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं वहाँ ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है, या तो इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्या, रेडॉक्स भी कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बताओगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, आगे जरा देखिए, रब कर ले
वो कर ले। आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे। अगर बात की जाए तो इसमें क्या बताया, दैनिक जीवन में अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाओं के प्रभाव क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रभाव होता है संक्षारण में। क्या होता है, संक्षारण। ओके, अब बात आती है संक्षारण होता क्या है। कोई भी धातु है, अम्ल नमी आदि के कारण धीरे धीरे क्या होती है, गलने लगती है या तो नष्ट होने लगती है। कोई भी धातु हो, अम्ल नमी आदि के कारण धीरे धीरे गलने लगती है या नष्ट होने लगती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। मतलब संक्षारण का मेन अगर मीनिंग देखा जाए तो इसमें क्या होता है, गलना या नष्ट होना। ओके, मतलब कहना प्रेजेंस क्या होगा इसमें, किसकी प्रेजेंस में, अम्ल या नमी। मतलब अम्ल या नमी की उपस्थिति में किसी धातु का गलना या नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, है ना, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहला, लोहे की जंग लगना या लाल भूरी परत का चढ़ना। चांदी पे जब जंग लगती है तो कैसा होता है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ये सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे तेल या वसा से जो द्वारा अपचयित होते हैं, मतलब जब तेल या वसा वायु द्वारा अपचयित होते हैं तो उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। क्या बताओगे अगर आपसे आता है विकृत गंधिता, और विशेषकर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन सा, विकृत गंधिता सबसे ज़्यादा। ओके, विकृत गंधिता। इसमें क्या बताओगे, जब तेल या वसा वायु द्वारा अपचयित होते हैं तो उनका स्वाद गंध में बदल जाता है, और ये घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अब इसमें नोट टाइप में ये लिख लेना, क्या, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट में O2 निकाल कर N2 भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में क्या होता है, चिप्स के पैकेट में O2 निकाल कर N2 भरी जाती है। याद रहेगा। यहाँ से आपका इस चैप्टर की थ्योरी तो एंड हो गई है, लेकिन याद रखिएगा कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल मतलब जितना भी आंकिक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सारा एक एक क्वेश्चन करेंगे। अभी ये थ्योरी थी तो इसे थोड़ा पढ़िएगा, कल आपका न्यूमेरिकल्स मतलब इसी के आंकिक क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू। हेलो, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज। ओके, जो चैप्टर नंबर 1 था रासायनिक अपक्रिया एवं उनके समीकरण, उसकी आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स जितने भी हो पाएंगे पहले चैप्टर में केमिस्ट्री के। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बताया गया, तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया क्या कहलाती है। इसे छोड़ा लार्जर करते हैं एंड देन करते हैं। ओके ओके, अब आई थिंक सही से दिख रहा होगा, है ना। तो क्या बताया गया क्वेश्चन में, बताया गया कि तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में एथिलीन C2H2 हाइड्रोजन से क्रिया करके H2 क्या बनाती है, देखिएगा ये बना देती है C2H6। मतलब एथिलीन जो है किससे रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन से, बनाती क्या है, एथेन। रिएक्शन कौन सी हो गई, योगात्मक अपक्रिया, राइट। अगर सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार के दिए गए हैं, तो उसमें भी जरा सही से देखते हैं। देखिए पहले लार्जर कर लेते हैं एंड देन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले साइज बढ़ाने की बात है तो साइज बढ़ा लेते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए।
ओके, अब सही है, क्वेश्चन भी दिखेगा और वो काम भी बता देगा। देखिए क्वेश्चन बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 में किसका, लोहे का Fe का टुकड़ा जा डाला जाता है तो क्या बनता है, ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, क्या बनेगा FeSO4 और प्लस CO। बताया गया ये रिएक्शन कौन सी होगी, तो बताते हैं आपको। अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन जो बनती है ये प्रतिस्थापन अपक्रिया बन जाती है। कौन सी बन जाती है, प्रतिस्थापन, मतलब इसे क्या बोलते हैं, कौन सी अपक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कह रहे थे, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रहा, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बताया, अमोनियम क्लोराइड को, किसको, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये NH3 और HCl बनाती है, और पुनः ठंडा करने पर अमोनियम क्लोराइड बना देती है। ठंडा करते हैं, है ना, तो क्या बना देती है, फिर से अमोनियम क्लोराइड बना देती है ठंडा करने पर, राइट, ये रिएक्शन है, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, और जब फिर से ठंडा करते हैं तो ये फिर से अमोनियम क्लोराइड बना देती है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा गया। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जो होती हैं जो दोनों साइड में हो जाए। पहली बात तो ये ऊष्मा के साथ, मतलब ठंडा करने पर इसे जब गर्म करते हैं तब इसमें ब्रेक हो रहा है, गर्म कर रहे हैं तो किसमें ब्रेक हो रहा है, इन दोनों में, और जब ठंडा करते हैं तो इसमें फिर से बंध रहा है, मतलब ऊष्मा देते हैं और उसमें वियोजन। तो ये अपक्रिया कौन सी हो गई, उसमें वियोजन अपक्रिया हो गई ये वाली, राइट। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। ओके, तो जरा देखिए, बताते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है। जैसे कि जिसमें दोनों का सिंबल है, ये तो देखो उत्क्रमणीय है, ये भी उत्क्रमणीय है, ये भी है, ये उत्क्रमणीय नहीं है। ओके, तो कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है, तो इसमें क्या बताओगे कि ये जो अपक्रिया है नंबर 4, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं है। ओके, चूंकि उत्क्रमणीय अपक्रिया का जो सिंबल होता है वो उत्क्रमणीय का सिंबल कौन सा होता है, ऐसे वाला, ये उत्क्रमणीय का होता है, और एक ही साइड जाए तो अनुत्क्रमणीय का होता है। ओके, तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये है अनुत्क्रमणीय, याद रहेगा आपको। ओके, फिर आगे नंबर आता है 5th नंबर, निम्न में से उभय अपघटन अपक्रिया है। उभय अपघटन अपक्रिया, देखो उभय अपघटन अपक्रिया वो अपक्रिया होती थी जिसमें एक कोई पदार्थ दो या दो से अधिक हल्के पदार्थों में टूट जाता था, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई एक यौगिक किन्हीं दो हल्के यौगिकों में टूट जाता है, क्या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती थी। तो ये तीसरा है, देखो एक यौगिक है NH4Cl, एक ही कंपाउंड है, फिर NH3 और HCl में ब्रेक हो जाता है, राइट। फिर इसके बाद नंबर आता है 6 में पूछा गया निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। देखो उभय अपघटन अपक्रिया जिसमें एक कोई एक से अधिक में टूट जाए, तो देखो उभय अपघटन नहीं है, ये पूछा गया। तो देखो इसमें तो लग रहा है ये वाली जो है ये उभय अपघटन नहीं है, नहीं है, याद रहेगा। चूंकि उभय अपघटन में क्या हो रहा था, ये उसमें वियोजन अपक्रिया हो जा रही है। ये कौन सी है, ये जो NH4Cl वाली है, इससे पहले उसमें वियोजन थी, ये कौन सी है, उसमें वियोजन है, उसमें वियोजन है, अपघटन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, उसमें वियोजन है, अपघटन नहीं है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं
यहाँ पे देखो पड़ा था, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखो ऊपर पड़ा है। पर इसे गर्म करते तो NH3HCl में ब्रेक होता है, ठंडा करोगे फिर से यही आ जाएगा, मतलब उसमें वियोजन आएगी, राइट, उभय अपघटन नहीं आएगी। आगे देखिए फिर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। CuSO4 विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। मतलब CuSO4 विलयन में जब जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो ये अपक्रिया कौन सी होगी? 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किसमें डालते हो, CuSO4 में, किसका टुकड़ा, जिंक का। अपक्रिया क्या हो जाती है, ZnSO4 प्लस CO, है ना। तो क्या बताया इसमें कि विलयन रंगीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ये अपक्रिया कौन सी होती है? तो जरा अपक्रिया तो आपको दिख रही होगी, कौन सी हो गई, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ये किसमें होता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया में। किसमें होता है, प्रतिस्थापन में। तो ये अपक्रिया कौन सी होगी, प्रतिस्थापन। निम्न में से कौन सी ऊष्माशोषी अपक्रिया? ऊष्माशोषी मतलब जिसमें एनर्जी पहले लगे, और ऊष्माक्षेपी जिसमें निकले, राइट। तो ऊष्माशोषी देखो इसमें निकलती है, इसमें भी निकलती है, इसमें भी निकलती है, मतलब इधर ऊर्जा होती है इसमें, ओके, इधर ऊर्जा होती है ना, इधर ऊर्जा होती है, निकलती है। अगर निकलती है तो ये तीनों कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी। कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी। लेकिन इसमें क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में पहले लगती है ब्रेक करने के लिए, ओके। तो किसी को तोड़ने के लिए क्या होता है, एनर्जी लगती है। तो इसे कैसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ये कौन सी है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है, ओके। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ओके। तो इन्हें संतुलित करना है, जरा ध्यान से देखिए, अच्छे से करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl, ओके। जरा इसमें हम हाइलाइटर को यूज करते हैं, देखिए जो कि ये BaCl2 है। अब जरा इसमें हम एक एक एलिमेंट देखेंगे। तो जब संतुलित करने की बात होती है तो हमने बताया था कि सबसे पहले ज़्यादा जो होता है उसे संतुलित करते हैं। तो ज़रा देखो, ऑक्सीजन O4 है, इधर भी O4 है, तो इधर लिख लो पहले, है ना, दोनों साइड। Cl इधर कितने हैं, ये LHS Cl है, फिर क्या है, Ba है, और क्या है, H है, इतना ही तो है, Cl। LHS साइड लिख ले रहे हैं, LHS में क्या है, Cl Ba 1 है, Cl 2 है, H कितने हैं, 2 हैं, है ना। सल्फर है, सल्फर 1 है। चलो RHS में आओ, RHS साइड देख लो, RHS में Ba कितना है, 1 है, O कितना है, O देखो इधर भी 4 था, इधर भी 4 है, H कितना है, 1 है, Cl कितना है, 1 है, S कितना है, 1 है। मतलब संतुलित क्या क्या है, O संतुलित है, S भी संतुलित है, Ba भी है। मतलब H और Cl नहीं है, तो H और Cl में 2 का गुणा, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा, राइट। अब 2 का गुणा तो ये संतुलित हो गई, क्या हो गई, संतुलित। ये 2 का गुणा हो गया, आया कुछ, 2 का गुणा, ओके। तो ये संतुलित हो गए। फिर इसी तरीके से दूसरी और करनी है ना। ये पहली वाली की थी, अब दूसरी करते हैं। अब सेकेंड नंबर जब करेंगे तो सेकेंड में क्या क्या चेंज करेंगे, जरा देख लीजिए। सेकेंड में भी सेम तरीके से लिखेंगे, क्या, LHS और RHS, राइट। LHS में क्या क्या है, जैसे एक सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और सल्फर है, इतना ही तो है। तो देखो सोडियम कितना है, 1, LHS में 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 और 4 5, हाइड्रोजन कितना है, 3, यस कितना है, 1।
इधर देखो कितना है राइट हैंड साइड में, यानी आपका 2 है, यस 1 है, यस कितना है 1 है, ओ कितना है 4 और 1 5 है, ओ संतुलित है। फिर हाइड्रोजन कितना है 2 है। ओके, हाइड्रोजन नहीं संतुलित है, यानी संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन संतुलित है, सल्फर भी संतुलित है। संतुलित है क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। तो ऊपर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है। तो इनको संतुलित करने के लिए जब करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिधर ज़्यादा होता है, यानी इधर ज़्यादा है, इधर यानी ज़्यादा है तो 2 का इधर गुणा कर दो, 2 यानी ओ एच, अब यानी 2 हो गया, ओ कितना हो गया 2 और 4 6, इधर कितना है 4 है ना। अब एच कितना है इधर 2 और 2 4, इधर कितने गुणा कर दो 2 का, 2 दूनी 4 हो गया। ऐसे ही तीसरा देख लो जरा, अब जरा तीसरा नंबर देख लो, क्या बताया था, जब संतुलित करते हैं तो संतुलित करते के वक्त सबसे ज़्यादा जो होता है उसे संतुलित करते हैं, जो ज़्यादा बार आया होता है ना। तो ज़्यादा क्या आया है जरा देखो, सेकेंड में क्या है HNO3 है, क्या है थर्ड में HNO3 है। अब दोनों साइड में देखना, एच एक बार है, Ca भी एक बार है, NO3 इधर कितना है 3 दूना 6, कितना है 3 दूना 6 और 1 7, इधर कितना है 2 और 3 5, 2 3 5, इधर कितना है 2। तो जब संतुलित करोगे तो संतुलित करने के वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले n देख ले, तो n भी संतुलित नहीं हो रहे, हम 2 का गुणा कर देंगे, राइट 2 का गुणा करेंगे। अब जरा देखो ये n कितने हो गए, n 2 हो गए, यहाँ पर भी n 2 हो गए, h कितने हैं 2 और 2 4, तो 2 का यहाँ पे कर दो, 2 2 4, संतुलित हो गई हमारी समस्या, राइट। अगर संतुलित हो गई है तो देख लीजिए बैलेंस है। ऐसे ही अगर फोर्थ नंबर वाली देखें तो फोर्थ में क्या है H2Cl2 है, 2 का गुणा कर दो, COH का होल ट्वाइस CO2, Ca OH कितने हैं 2 हैं, O भी 2 हैं, तो 3 2 5 है, लेकिन इधर 2 तो 4 है। ओके, अगर 2 और 2 4 है तो इधर कितने का गुणा करेंगे जरा देख लीजिए, H2O है, CaCO3 है, तो ये हमें लगता है संतुलित है। देखो Ca 1 है, LHS RHS, LHS लिख लो यहाँ पे, यहाँ RHS लिख लो, Ca 1 है और यहाँ पे Ca 1 है, O 1 2 और 2 4, O कितने हैं 4, RHS में 3 और 1 4, फिर क्या है हाइड्रोजन, LHS में 2, RHS में भी 2, बैलेंस। तो ये तो बैलेंस है ना। अब आया निम्नलिखित में से योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अपक्रियाएं छाटिए। ओके, तो योगात्मक और प्रतिस्थापन अपक्रियाएं में छाटनी है, तो जरा देखिए बताते हैं कौन कौन सी योगात्मक है, कौन कौन सी प्रतिस्थापन है। योगात्मक कौन सी होती है, जब 2 परमाणु या 2 कंपाउंड मिलके किसी एक को बनाते हैं, जैसे 2NaCl2 क्या बनाया सिंगल टर्म बनाया, तो ये कौन सी है योगात्मक है, योगात्मक है। ओके, अगर ये योगात्मक है एडिशन रिएक्शन है ये, ओके एडिशन रिएक्शन। अब FeCuSO4 कौन सी है, प्रतिस्थापन है, ये क्या है, ये यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे आया, तो ये क्या होगा प्रतिस्थापित हुए हैं यौगिक, तो ये कौन सी है प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, काशी वाले काशी ओके देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए
तो इसमें क्या है CH4 और Cl2 है। इसमें क्या हो रहा है, ये इसे हम लिख सकते हैं CH3 और H प्लस Cl और Cl, है ना। तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, कौन सी है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, इसमें क्या हुआ, 2 से 1 बना, एडिशन। इसमें भी 2 से 1 बना, कौन सी है, एडिशन, याद रहेगा। अब अगला क्या क्वेश्चन आया, तीसरा, यदि रासायनिक समीकरणों में अभिक्रिया अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य ये चिन्ह लगाओ, ये चिन्ह लगा हो तो अपक्रिया किस प्रकार की होगी। देखो ये चिन्ह लगा है तो उत्क्रमणीय होगी। कैसी होगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। अगर ये ना लगा हो कि ऐसा लगा हो, कैसा, ऐसा, अगर ऐसा लगा हो तो कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय। कौन सी, ये अनुत्क्रमणीय का होता है, याद रहेगा। लाते हैं 4th नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड। ब्रेक डाउन नाउ, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बताया, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे गर्म करने पर ये किसमें बना, CaO और CaCO2। मतलब क्या है, एक यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में वियोजित हुआ है ना, या टूटा है। तो इसमें बताएगा कौन सी उसमें वियोजन है और कौन सी उसमें अपघटन है। अगर गर्म करने पर कोई चीज वियोजित हो तो उसमें वियोजन या उसमें अपघटन होगी, है ना। तो जरा इसमें देखिए, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर इसमें वियोजित हुआ, तो ये कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। और ये ठंडा करने पे कैसी हो जाएगी, यही बना देगी। ओके, तो ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। NH4Cl क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। और जो भी उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं, जरा देखिए क्या बताया, कैल्शियम कार्बोनेट जो है गर्म करने पर CaO और CO2 में वियोजित हो जा रहा है, तो ये ऊष्मीय वियोजन नहीं, ऊष्मीय अपघटन होगी। थोड़ा याद रखना, कौन सी होगी, ऊष्मीय अपघटन। और ये उत्क्रमणीय अपक्रिया के रूप में जो होती है ना, वो होती है ऊष्मीय वियोजन, याद रहेगा। तो ये दूसरी, ये वाली देखो गर्म करने पर है, और ये वाली भी है, और कौन सी है, और ये तीसरा नंबर और देख लीजिएगा, है ना। तीसरा कौन सी अपक्रिया है, इसमें NH4Cl है, जल में घोलने पर NH4 प्लस Cl माइनस आयन दिया है ना। दूसरी और ये चौथी, ये दोनों कौन सी बन रही हैं, देखो उत्क्रमणीय है, कौन सी हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो ये ऊष्मीय वियोजन है, कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन, याद रहेगा। दूसरी और चौथी क्या बना रही है, ऊष्मीय वियोजन बना रही है। दूसरी और चौथी अपक्रिया दोनों ऊष्मीय वियोजन बना रही हैं। और ये पहली और पांचवी क्या बना रही हैं, ये ऊष्मीय अपघटन बना रहे हैं। क्या, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन बना रही है। ओके, अब बची कौन सी है, एक बीच वाली, है ना। ये जो बीच वाली है, ये आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया है, उत्क्रमणीय है, ठीक है, याद रहेगा। ये 5वां तेरा क्वेश्चन देखिए, बताया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छोपी लिखी है। देखो अगर ऊष्मा इधर माइनस लगा है, माइनस का मतलब इधर जाएगा किस में, हो जाएगा प्लस में, मतलब इधर को इसे उठा के इधर ले आए तो क्या लिखोगे, प्लस 136.8 किलो कैलोरी। और इधर अगर जुड़ता है तो कौन सी है, ऊष्मा छेपी, कौन सी है, ऊष्मा छेपी। अब ये माइनस का है, अगर माइनस का है तो इधर ले आओ। ओके, अगर इधर ले आओगे तो किस में हो जाएगी, इसको इधर ले आओ, इधर ले आओगे प्लस में हो जाएगा। और जैसे ही प्लस में होगा तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगा 42,
किलो कैलोरी, इसका मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। ये माइनस और प्लस का याद रखिएगा, ये चिन्ह जो है एरो वाला ये आपका बराबर के इक्वल होता है। ये कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी। ये कौन सी है, ऊष्मा शोषी, याद रहेगा आप। तो आप समझ में तो आ गया होगा कौन कौन सी है। देखो पहली ये ऊष्मा क्षेपी थी, दूसरी ऊष्मा शोषी थी, तीसरी वो फिर ऊष्मा क्षेपी है, चौथी फिर ऊष्मा शोषी है। ओके, कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, करिए जल्दी से। देखिए आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन क्या बताया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बताया गया, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। ओके, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें सही से तैयार करिएगा। क्या बताया, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। तो क्या बताया गया, मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब मैग्नीशियम जो है वायुमंडल में उपस्थित O2 से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि जलता नहीं है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, जलता नहीं है। क्या होता है, जलता नहीं है। इसीलिए रिबन के जलने से या रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर दिया जाता है। ओके, मतलब वायु से जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या कर दिया जाता है, जलने से बचाने के लिए इस पे ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिस कर साफ कर दिया जाता है, जो भी इसके ऊपर ऑक्साइड की परत होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को कंप्लीट कीजिए, है ना। चलिए करते हैं, ये तो करते ही हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। चलिए, क्या बताया, अपक्रिया को संतुलित कीजिए और बनाइए। ओके, तो बनाएंगे, ज़रा देखिए कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 प्लस Cl2, क्या बनाना है, HCl। ज़रा देखिए दो दो है, दो का गुणा, पहली हो गई, दूसरी फिर क्या बताया, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस एरो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला एरो जो है, ये वाला कहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। ओके, तो क्या बनाया, BaSO4 प्लस AlCl3, है ना। अगर एरो की कंबाइनिंग देखा तो एरो थोड़ा सही से लगाएंगे, इस टाइप से, ज़रा देखिए इस टाइप से। जो Ba की जगह पे है, Ba की जगह पे हम किससे लाना चाहते हैं, Ba की जगह पे इसे लाए, है ना। और एल्यूमिनियम की इसे इंटरचेंज कर दिया। अब संतुलन देख लो, BaSO4 मतलब SO4 कितने हैं, 3, तो 3 का गुणा कर दो। 3 का जैसे ही गुणा करोगे तो Ba कितने हो गए, 3, तो 3 का इधर भी कर दो, 3 BaCl कितने हो गए, 3 दूनी 6। ओके, अब Al कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 का कर दो, 2AlCl3 संतुलित होगी। ओके, तो कर लीजिएगा, ऐसे ही संतुलन होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो भी बहुत अच्छा है। सोडियम यानी कि जल से अपक्रिया HOH, क्या बनाना है, NaOH और हाइड्रोजन H2। संतुलन देखो तो हम 2 का भाग कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, 2 का भाग, या फिर 2 का गुणा भी करके कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से ये संतुलन हो गया। आगे देखिए फिर क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन में बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया
निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे कि पहला बताया जल में बेरियम क्लोराइड, देखिए क्या बताया गया, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। अब ये प्लस है, अरे कुछ नहीं, इंटरचेंज कर दो, आयन को एक्सचेंजमेंट कर दो, हो जाएगा। जैसे आयन का एक्सचेंजमेंट, इसका इधर इसका इधर, ओके। क्या बनाएगा, 2NaCl प्लस BaSO4, क्या हो जाएगा, BaSO4, ओके। तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ओके। तो ये संतुलन है और इसी टाइप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, HCl, रिएक्शन करोगे तो H और OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O, और N और Cl क्या बनाएगा, NaCl, ओके। तो ये क्या हो गया, संतुलन हो गया, लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में क्या बताया गया, फोर्थ में बताया गया किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और इसका स्रोत बताइए। अगर सफेदी करने के लिए होता है तो सफेदी करने के लिए ज़्यादातर क्या होता है, चूने का यूज, है ना। तो चूने का नाम क्या होता है, चूने का सूत्र क्या होता है, चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CO। फिर क्या बताया, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल से अपक्रिया कराइए, मतलब CaO की H और OH से अपक्रिया, जल को यही बोलता है। अपक्रिया कराओगे एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, याद रखिएगा। CaOH का होल राइज मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ओके। फिर अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, इसी में नेक्स्ट बताया गया जल के विद्युत अपघटन में एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। जैसे कि जल के विद्युत अपघटन में एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। जैसे जब अम्लीयकृत जल है, मतलब जल है एसिडिक नेचर में है, कैसा है, एसिडिक, ओके। इसमें जब रिएक्शन कराते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो ये बनाता है 2H2 + O2, दोनों गैस पास आउट कराता है ना। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी है। इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है O2, मतलब यहाँ पे अगर मोल ऑफ हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, आगे कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल इक्वल टू 2 है ना, H2 के। और O2 के मोल देखें कितना है, यहाँ पे एक है, एक है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन H2 O2 से 2 गुना है, से 2 गुना है, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसे लार्ज कर लेते हैं थोड़ा साइज। ओके, क्या बताया गया, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, किसी कील को, लोहे की कील को, लोहा मतलब या फी की कील को किस में डुबोया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग बदल जाता है, ओके। हाँ बदलता है, क्या बनता है, FeSO4 + CO। इसका मतलब क्या है, हल्का रंग हो जाता है इसका, कैसा हो जाता है, हल्का रंग। इसका मतलब कह सकते हैं कि रंग उड़ जाता है, ओके। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट बताया गया हल्का रंग हो जाता है, इसमें कैसा होता है, हल्का रंग हो जाता है। अगला द्विविस्थापन क्रिया का एक उदाहरण देना है। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे कि लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं, किसकी, लेड नाइट्रेट की। तो क्या बनता है, ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी मतलब क्या बनेगा, KNO3। ये तो सही है, लेकिन PbI2 बनाएगा, क्यों, क्योंकि Pb पे +2 चार्ज होता है, I पे -1 होता है, तो 2 और 1 तेरे गुणा करोगे, ऐसे PbI2 बनाएगा। वैलेंसी देखो, I कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा, तो यहाँ पे 2 का, तो मतलब यहाँ पे भी 2 का, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस था, ठीक है, बन गया। फिर अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर बताया, निम्न क्रियाओं में अपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कीजिए। मतलब इन क्रियाओं में हमें ये बताना है कौन अपचयित है और कौन सा उपचयित है। चलिए करते हैं भाई, ये भी कर लेते हैं। निम्न क्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानना है। चलिए अब क्रिया लिखते हैं। सोडियम O2 एरो क्या बनाया, Na2O। बैलेंसी भी लिख लेते हैं, चलो, है ना। अगर ऐसी अब क्रिया है तो इसमें क्या हो रहा है, Na जो है क्या बना रहा है, Na2O, मतलब Na2O में उपचयित हो रहा है। कैसा हो रहा है, उपचयित हो रहा है, याद रखिएगा, उपचयित हो रहा है। अब रिएक्शन क्या है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। इसका मतलब क्या है, CuO जो है वो Cu में अपचयित हो रहा है, CuO Cu में अपचयित हो रहा है। और H2 जो है H2O में उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है। मतलब कहने का क्या है, आपको बताया था कि अगर किसी अक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो तो वो अपचयन होता है, और अगर ऑक्सीजन निकले, नहीं, अगर ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन निकले तो अपचयन होता है। तो मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी में तो उपचयित हो रहा होगा, और जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो अपचयित हो रहा होगा। ओके, आगे की देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या बताया गया, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए बताते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पीबी में उपचयित हो रहा है। ओके, सी जो है CO2 में, नहीं, पीबी में जो सी है वो CO2 में भी उपचयित, मतलब कहने का क्या है, ये ए व बी ऑप्शन जो है, सीसा अपचयित हो रहा है, ये भी गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। ओके, इसका मतलब ए व बी ऑप्शन दोनों कैसे हैं, इनकरेक्ट है। तो इसके मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।
इस पे टिक आप मार लीजिएगा। मतलब क्या है, PbO में अगर Pb बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ओके, और C से CO2 बन रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, बताएगा FeTO3 2Al2O3 Fe, मतलब इसमें आयन का एक्सचेंजमेंट हो रहा, मतलब ये वाला इसकी जगह, ये वाला इसकी जगह आ रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया थी? देखो विस्थापन, द्विविस्थापन हो नहीं सकती है, जो कि डबल आयन एक्सचेंजमेंट होने चाहिए, हो नहीं सकती है, संयोजन है नहीं, है ना। विस्थापन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। वियोजन हो नहीं सकती, चूंकि वियोजन में एक कंपाउंड एक से अधिक कंपाउंडों में ब्रेक होता है। अगला देखिए नेक्स्ट, ये अब क्रियाएं करनी है। थर्ड नंबर क्या बताया गया, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर बताना है। लौह चूड़ पर, लौह चूड़ मतलब लोहे का चूड़ है, Fe HCl डालने पर क्या बनता है, FeCl2 बनेगा, H2 निकलेगी। देखो कौन सा सही है, हाइड्रोजन गैस पर आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि H2 हाइड्रोजन गैस है, FeCl2 क्या है, फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बताएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने कल डिफाइन किया था क्या, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, मतलब कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही हो और उस रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर हो, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना। अभिकारक ब्रैकेट में n लिख देंगे नंबर बराबर उत्पाद का नंबर, मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब बताएं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि उससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं या अणुओं की वास्तविक संख्या आपेक्षिक मात्राओं की जानकारी में कैसी होती है। मतलब आपेक्षिक मात्रा ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितने मोल बन रही है। ओके, या कौन सी चीज़ कितने मोल इसमें लगी है, याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर में क्या बताया, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें तो भाई रासायनिक अपक्रियाएं हैं, और रासायनिक अपक्रियाएं हैं तो जरा पहला देखिए, पहला क्या बताया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। चलो बना दो, 2NH3 अमोनिया। ओके, 3 का गुणा कर दो, पहला हो गया। बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S किससे सहयोग कर रहा है, ऑक्सीजन, मतलब वायु में दहन करता है, दहन कभी भी होता है एयर के साथ होता है। ओके, आज तो ये क्या बना देगा, H2O, है ना। फिर क्या बताया, दहन करके जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। बेटा SO2 भी निकाल दो, अब क्या करो, इनका संतुलन कर दो। वो कितना है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे कितना करोगे, यहाँ पे 2 का O का गुणा कर दो, 2 का गुणा करो, यहाँ पे 2 का कर दो, मतलब यहाँ पर भी 2 का कर दो। ओके, लेकिन फिर यहाँ पे 3 का करना पड़ेगा। ओके, हो गया संतुलन। अब बात आती है कि कौन से फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो भी लिख लेते हैं। हाइड्रो H2S जो था आपका, ये गैसियस स्टेट में था, है ना। O2 जो था वो भी गैसियस स्टेट में था, बना क्या, ये लिक्विड बना है, और ये क्या बना है, गैस। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस थी आपकी, हाइड्रोजन भी गैस थी, है ना, बना क्या था, गैस। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बताया, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2
SO4 का होल थ्राइस, ओके, एक्वस फॉर्म में दिया गया, प्लस बेरियम क्लोराइड, ये किससे क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से। अब क्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO4 का छेद प्रदान करता है। संतुलन बताया, देखो Al कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, Cl कितना है 3, तो यहाँ पे 3 दूना 6 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, देखो बाकी सब संतुलित है, यहाँ पे B का गुणा करो 3 का, ओके, हो गया। फिर अगला क्या बताया, पोटेशियम, D नंबर। पोटेशियम क्यों होता है, जल के साथ अपक्रिया करता है, मतलब जल के साथ H2O के साथ क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो क्या बताएगा, प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब बचा है संतुलन, जरा बताओ H कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे K 1 है, मतलब कहने का है 2K कर लो, यहाँ 2KOH कर लो, संतुलित हो जाएगी, ओके। अगर फॉर्म देखिए कौन एक्वस है कौन सॉल्यूशन में, तो जरा वो भी लिख लेते हैं। ये है आपका सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ओके। तो कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बताया, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ओके। तो देखिए जरा, अगर निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात करें तो जरा कर लेते हैं एक बार। देखिए एक ऊपर कर लेंगे, 2 बीच में, ओके। क्या है, HNO3, H देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, N कितने हैं, O कितने हैं 3 और 2 5, इधर कितने हैं 3 दूनी 6 और 1 7, N कितने हैं 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इसका मतलब है N को संतुलित कर लीजिए। N कितना, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का जब करोगे तो क्या बनेगा, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हमने बैलेंस किसे किया, नाइट्रोजन को, किसे किया, नाइट्रोजन को। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन 2 था, इसे बैलेंस किया। तो अब जरा आगे देखो, इसे अगर और करना है तो अभी नाइट्रोजन आपका बैलेंस हुआ 2। अब नाइट्रोजन होने के बाद फिर किसे करना है, इसके बाद करना है हमें दोनों साइड में, देखो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8 है, 3 दूनी 6 और 1 7 है, मतलब 2 8 है, 2 का गुणा कर दो। अब जरा देखो सारा बैलेंस है ना, अगर सारा बैलेंस है तो यही बैलेंस रिएक्शन है, ए वाली हो गई। बी नंबर देखो, बी क्या है, Na है, Na 2 है, Na अगर 2 है तो 2 का इधर गुणा कर दो, कितने का, 2 का, है ना। अब 2 का जैसे गुणा किया तो 2Na हो गया, अरे यार ब्लैक से करता है, कितने का, 2 का गुणा किया, 2 का जैसे किया Na 2 हो गए, वो कितना हो गया 2 और 4 6, 4 और 2 6, मतलब 2 का यहाँ कर दो, हो गया बैलेंस। ये भी Na कितना है, Cl, Na 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, NO3 है, NO3 है, बैलेंस है ना। तो ये भी बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई। Ba कितना है, 1 है, SO4 कितना है, 1 है, H कितना है, Cl कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा कर दो, ये भी बैलेंस हो गई यार, कितना अच्छा लगा, है ना। अगला देखो, आगे क्या बताया इन्होंने, आगे बताया कि निम्न अपक्रियाओं में या निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बनाकर लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है, सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, ओके। कैल्शियम कितना है, 1 है, संतुलित है। कार्बन कितना है, 1 है,
ओ कितना है, 2 और 2 4 है, 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो क्या कर दें इसमें, देखो बैलेंस होगी वैसे। CO3 3 1 4, हाँ ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 और 1 4 है। कार्बन भी, तो ये तो बैलेंस है, ए वाली सही है। बी नंबर देखो, जिंक जेडेन सिल्वर नाइट्राइड से AgNO3 से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या, जिंक नाइट्रेट ZnNO3। याद रखिए ZnNO3 का होल ट्वाइज बनाएगा आप ये, ओके। और Ag+2 होता है तो AgNO3 का होल ट्वाइज होगा ना, Ag लेकिन प्लस होता है, प्लस Ag, ओके। तो लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा, ज़रा बैलेंस ही कर लीजिएगा। तो AgNO3 का 2 का गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ पे कर देंगे। सी नंबर देखिए, सी क्या है, एल्यूमिनियम, ए है। किससे कर रहा है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 से। बनाता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर फाइंड आउट होता है, बैलेंस ही। Cl 3 है, ये 2 है, तो इधर कितने कर दें, 3 का, इधर कितने कर दें, 2 का, तो यहाँ पे 2 है, ओके। यहाँ कितना होगा, 3 Cu, बैलेंस। डी नंबर, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4। रिएक्शन क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। भाई बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, यही होता है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl होता है, बैलेंस करो, BaSO4 KCl 2 है, 2 का गुणा कर दो, संतुलित हो गई भाई। लिख लो जल्दी से, जल्दी करो फिर आगे बढ़े, ओके। लिख लो जल्दी लिखो, नेक्स्ट देखो फिर, ओके। ओके, क्वेश्चन के मैं क्या बताया, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki। अब जरा बताओ, यहाँ पे यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, पोटेशियम आयोडाइड K और I कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर दे बेधड़क, 2 का यहाँ पे कर दे, तुरंत खत्म कर, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaPr2, सेटिस्फाइड, ओके, बन गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जिंक कार्बोनेट, क्या है, जिंक कार्बोनेट, इसे ZnCO3 लिख सकता है, क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, संतुलन देख लो, ZnO CO2, ओके संतुलित है। फिर क्या बताया, हाइड्रोजन गैस H2, क्या मिला, Cl2, क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, H कितने हैं, Cl कितने हैं, 2 2, तो 2 का गुणा। फिर ऐसे ही मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl एरो, क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, Cl कितने हैं, 2, 2 का गुणा कर दो, प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस उड़ गई, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। अगला इन्होंने बताया कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया को किसे कहता है, बहुत अच्छा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया पूछनी है, तो क्या बताया था, क्षेपी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा कैसी होती है, उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और शोषी, ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ऊष्मा
शोषित होती है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ज़रा देख लीजिए, जैसे मेथेन गैस है, वायु की उपस्थिति में O2 गैस क्या बनाता है, CO2 गैस प्लस वाटर बना देता प्लस क्या ऊष्मा निकालता है ना। अगर ऊष्मा निकालता है तो कौन सी हो गई, ऊष्मा क्षेपी। कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी। ओके। अब बात आती है ऊष्मा शेषी कौन सी है। तो ऊष्मा शोषी के लिए देखें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म करोगे, गर्म करने पर है ना, गर्म करने पर या ऐसे लिखते हो CaCO3 प्लस क्या दी, ऊष्मा दी, फिर ब्रेक हुआ किसमें, CaO और CO2 में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऊष्मा शोषी है, मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा पहले लगी, बना क्या CaO प्लस CO2। कहने का मतलब है जहाँ ऊष्मा का शोषण होता है वहाँ ऊष्मा शोषीय क्रिया होती है, और जहाँ ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होती है। राइट, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिएगा।